आज के क्लास में हम लोग सर्किट थ्योरी पे बात करेंगे। देखिए, सर्किट थ्योरी एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सर्किट थ्योरी नहीं समझ में आएगा, अगर सर्किट थ्योरी को अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो आगे एलसीआर सर्किट नहीं समझ में आएगा। एलसीआर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं अक्सर। तो सर्किट थ्योरी में आपको 3 तरह के टॉपिक देखने को मिलेंगे। एक प्योर रेसिस्टर होगा, और प्योर इंडक्टर होगा, और तीसरा क्या होगा, प्योर कैपेसिटर होगा। प्योर रेसिस्टर कहने का मतलब ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, रेजिस्टर हो, जिसको हम लोग इस तरह से आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक कांटा बना होगा, देखिए कांटा के जैसा है रेजिस्टर। प्योर इंडक्टर कहने का मतलब ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, इंडक्टर है, मतलब एक कॉइल होता है जो क्लोज लूप में होता है, जाली के जैसा दिखाई दे रहा हो। और एक होता है प्योर कैपेसिटर, ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कैपेसिटर है, मतलब इस तरह प्लेट के जैसा, मतलब एक नाली के जैसा दिखाई दे रहा हो। तो 3 को है, एक कांटा है, एक जाली है और एक नाली है। जब इन तीनों रेसिस्टर को बारी बारी से अलग अलग हम देखेंगे कि जब हम एक एसी सोर्स से ज्वाइंट करते हैं तो कितना करंट लेता है। तो एसी सोर्स यही करंट देता है, V=V0 sin ωt, क्योंकि एसी जनरेटर से यही पोटेंशियल पैदा होता है। हाँ, एसी जनरेटर यही पैदा करता है, यही करंट पैदा करेगा I0 sin ωt, और पोटेंशियल पैदा करता है V0 sin ωt। यही करंट और यही पोटेंशियल मिलता है। तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ाई करना है कि जब हम एक बारी बारी से देखते हैं, जब हम एक प्योर रेसिस्टर को एक एसी सोर्स से जोड़ते हैं तो कितना करंट लेता है। जब हम ये प्योर इंडक्टर को एसी सोर्स से जोड़ते हैं तो ये कितना करंट लेता है, और इसमें कितना करंट लेता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि जब हम प्योर रेसिस्टर को जब हम एक एसी सोर्स से जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जितना पोटेंशियल होता है उतना ही करंट होता है। मतलब यहाँ पे जितना अगर आप पोटेंशियल दीजिएगा, बैटरी का मतलब एसी सोर्स का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही करंट होगा, ठीक है ना। मतलब दोनों में क्या होता है, सेम होता है, मतलब करंट और पोटेंशियल साथ साथ चलता है। जिधर जितना पोटेंशियल चलेगा उतना ही करंट चलेगा। अगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो पोटेंशियल ज़्यादा होता है करंट से। बात की बात है, पहले यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पे हम क्या देखें कि यहाँ पे अगर इधर पोटेंशियल होगा तो इधर ही क्या होगा, करंट होगा। जिधर पोटेंशियल होगा उधर ही करंट होगा, मतलब दोनों सेम फेज में होता है। सेम फेज का मतलब एक ही फेज में दोनों होगा। अगर करंट का इक्वेशन लिखा है, मतलब यहाँ पे अगर हम करंट का इक्वेशन लिख कर देखते हैं तो I जो मेरा होता है I0 sin ωt। ये ωt और यहाँ पे ωt है, मतलब यही फेज होता है, दोनों सेम है। तो मतलब करंट और पोटेंशियल क्या है, सेम फेज में होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इस चीज़ को लिख दो, यहाँ पे करंट एंड पोटेंशियल इन सेम फेज में होता है। और यहाँ पे जो हमने ओम्स लॉ में फॉर्मूला एक पढ़ा था V=IR, तो करंट के बारे में देखा जा रहा है I क्या हो जाएगा, V/R। इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे I की जगह पे हम I0 लिख देंगे और V की जगह पे V0/R। ये फॉर्मूला यहाँ से मिल गया। I0 का मतलब होता है पिक करंट मतलब मैक्सिमम करंट, और I0 मतलब पिक वोल्टेज, ठीक है ना। इसका SI यूनिट, R का जो SI यूनिट आप तो जानते होंगे, रेसिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ओम, ठीक है। हाँ, अब इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ तक इसमें समझ में आ गया, एक करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होता है, और I0 V0/R, करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होता है। प्योर इंडक्टर में क्या होता है, जब हम किसी एसी सोर्स से ज्वाइंट करते हैं जिसका पोटेंशियल V=V0 sin ωt होता है, तो उतना करंट नहीं ले पाता है, मतलब करंट पीछे छूट जाता है पोटेंशियल से, कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिख कर यहाँ पे देखेंगे, जो करंट जैसे इधर पोटेंशियल है तो करंट इससे पीछे छूट जाएगा 90 डिग्री। पीछे का मतलब इसके बैक साइड में इधर ग्राफ बनेगा, देखिए दोनों के बीच में रिलेशन कितना होता है, 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं करंट जो है पीछे है, कितना, किससे, तो पोटेंशियल से। इस चीज को यहाँ पर लिख देंगे, करंट लेग्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब π/2, ठीक है। अगर इसमें करंट का इक्वेशन देखा जाए तो यहाँ पे करंट का इक्वेशन क्या बनेगा, I=I0 sin, पीछे है ना, तो ωt में से क्या करेंगे, -π/2 हम कर लेंगे, यहाँ पे ये इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितना अगर बैटरी का पोटेंशियल होगा उतना करंट नहीं मिलेगा, करंट 90 डिग्री पीछे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इक्वेशन जो होता है I0 = जैसे यहाँ पे V0/R लिखें
उसी प्रकार यहाँ वी नॉट बाई एक्स एल हो जाता है, यहाँ एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एल का मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसी को बोलते हैं, इसी का नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल का वैल्यू याद रखेंगे कि एक्सेल का वैल्यू होता है ओमेगा एल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। एक्सेल का वैल्यू कितना होता है? ओमेगा एल। अच्छा, ओमेगा का यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपको मिलेगा एक्सेल का। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ फ्रिक्वेंसी के टर्म में, तो यहाँ पे मिलेगा 2 पाई एफ एल, ये भी फॉर्मूला हो गया। तो एक्सेल का दो फॉर्मूला ओमेगा एल और 2 पाई एफ एल। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है एक्सेल को ही बोलते हैं, इसका जो एस आई यूनिट होता है ये भी क्या होता है? ओम ही होता है, क्योंकि आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई आर, आर की जगह पे ना है एक्सेल, तो इसका भी एस आई यूनिट क्या हो जाएगा? ओम होगा। तो इसका भी जो एस आई यूनिट होगा, एस आई यूनिट जो होगा क्या होता है? ओम। क्लियर है? इसमें हम बात करते हैं प्योर कैपेसिटर में। तो प्योर कैपेसिटर में क्या होता है कि यहाँ पे करंट जो होता है लीड कर जाता है पोटेंशियल से, करंट आगे चला जाता है। तो पोटेंशियल इधर है तो करंट किधर होगा? इधर होगा। देखिए यहाँ पे करंट लीड कर गया, आगे की तरफ चला गया, क्योंकि एंगल जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, किसी भी एंगल को मेजरमेंट करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे ये भी कितना हो गया? 90 डिग्री। तो यहाँ बोलेंगे करंट लीड कर गया किससे? पोटेंशियल से। यहाँ पे करंट पीछे छूट गया, इस चीज़ को लिखो यहाँ पे करंट लीड पोटेंशियल बाई 90 डिग्री, मतलब पाई बाई 2। अगर यहाँ पे हम करंट का इक्वेशन लिखें तो यहाँ पे वैसे ही सेम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 कर देना, क्योंकि यहाँ पे करंट आगे है ना, करंट पीछे था तो माइनस किया गया था। वहाँ पे करंट और पोटेंशियल सेम फेज में है तो ओमेगा टी में कुछ नहीं जोड़ा गया था। यहाँ पे करंट आ गया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहाँ पे क्या होगा? सेम उसी प्रकार जैसे यहाँ पे हमने देखा आई नॉट बराबर वी नॉट बाई एक्स एल, तो यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई एक्स एल, नहीं एक्स सी, क्योंकि कैपेसिटर है। तो जैसे वहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस नाम था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टर था तो इंडक्टिव, कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव, इसी का नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर है? वहाँ पे जैसे हमने एक्सेल का वैल्यू देखा था ओमेगा एन, उसी प्रकार यहाँ पे एक्सी का जो वैल्यू होता है 1 बाई ओमेगा सी होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, एक्सी का वैल्यू होता है 1 बाई ओमेगा सी। अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखें तो 1 बाई ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ लिख सकते हैं यहाँ पर, तो इसके जगह पर लिख देंगे 2 पाई एफ सी। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। इसका भी एस आई यूनिट ओम ही होता है और इसका भी एस आई यूनिट क्या होगा? आपका ओम ही होगा। तो इसका भी एस आई यूनिट क्या होगा? ओम होगा। बस इतना ही है प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर और प्योर रेसिस्टर की बात में। इस दोनों में करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होगा। यहाँ पे करंट आपको पीछे छूटते हुए नजर आएगा और यहाँ पे करंट आपको आगे जाते हुए नजर आएगा। ठीक है ना? इसका जब हम इक्वेशन देखें करंट का, तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 क्यों किया गया? पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री पीछे छूट गया, यहाँ पे 90 डिग्री आगे हो गया। यहाँ पे करंट का इक्वेशन देखा गया कि आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई आर, यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई एक्स एल। इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, एस आई यूनिट क्या हो जाता है? ओम हो जाता है। एक्सएल का वैल्यू ओमेगा एल और ओमेगा को बोलते हैं 2 पाई एफ। यहाँ एक्स सी का वैल्यू 1 बाई ओमेगा सी, ओमेगा सी का वैल्यू होता है 2 पाई एफ सी। ओमेगा की जगह पर लिख दिया गया 2 पाई एफ और सी डाल दिया गया। इंडक्टिव इसका कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा। तीनों का एस आई यूनिट क्या होगा? ओम होगा, क्योंकि रेसिस्टर के जगह आर के जगह पे है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा एलसीआर पे बनेगा। ठीक है ना? अगर इसको अच्छा से समझ पाएंगे तभी एलसीआर आपको समझ में आएगा। एलसीआर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तो उतना बहुत आसान है, उतना तो हार्ड भी नहीं है कि समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है।